हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखिए अभ्यास प्रश्न पत्र जो आपका मॉडल पेपर एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, तो आपको इस आपके मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम क्लास 10th के यहाँ पे हर सब्जेक्ट में टॉपर बने, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मॉडल पेपर समझना बहुत ही आपको ज़रूरी है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपका जो मॉडल पेपर होता है ये आपका एक बताता है कि कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पिक करने हैं और कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आने वाले हैं, तो उनके आंसर भी आपको जो है यहाँ पे उसी तरीके से आपको बताया जाएगा। देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अभ्यास प्रश्न पत्र का मॉडल आंसर भी बहुत ही कलरफुल तरीके से सॉल्यूशन देने वाले हैं, जिससे आप अगर इस प्रकार से करते हैं तो डेफिनेटली आप पूरे 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा देंगे कि कैसे आप यहाँ पे वार्षिक के एग्जाम में टॉप कर सकते हैं या फिर आप पूरे 75 में 75 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन पेपर में आपका लिखा गया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी आपके सभी क्वेश्चन आपको करने तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 5 तक क्वेश्चन आपके इसमें 30 अंक आपके वस्तुनिष्ठ के होंगे और सभी आपके प्रश्न जो है 1 अंक के होंगे। ठीक है, साथ में देखिए आपको 6 से 17 तक यहाँ पे आपके 12 क्वेश्चन हैं और इनके आपके 2 अंक मिलेंगे। और 18 से 20 तक क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन हैं और आपको इनको 3 अंक आपको इसमें दिए जाएंगे। साथ में देखिए 21 से 23 तक क्वेश्चन आपके इसमें 3 प्रश्न हैं और उनके आपको 4 अंक दिए जाएंगे। और 6 से 23 तक के आपके सभी क्वेश्चन करना देखिए आपको इसमें आंतरिक विकल्प है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपके अथवा सहित क्वेश्चन है। ठीक है, 6 से लेकर आपके 23 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको अथवा मिलेंगे, यानी आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो इस चीज़ को आपको समझना पहले जरूरी है। अब देखिए आपका यहाँ पे दिए गए हैं सबसे पहले आपके इसमें सही विकल्प वाले 6 क्वेश्चन। तो चलिए हम समझते हैं इनकी प्रकृति आपकी कैसी है और कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए तो आपके जो ये पे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसका हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका देखिए पूरे 23 क्वेश्चन और इनके मॉडल आंसर यहाँ पे आपको कलरफुल तरीके से आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस आपके आंसर का जो है क्या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आपका इससे पहले था वही क्वेश्चन आपके सेम यहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन में लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को कितने भाग में विभाजित किया है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं 3 काल में, 4 काल में, या फिर आपका 7 कालों में, या फिर आपके 8 कालों में। तो आंसर आपको देखिए आपको इसमें 4 काल करना है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, परशुराम को व्यंग भरे आपके उत्तर दिए किसने दिए थे? राम ने, जनक ने, लक्ष्मण ने, या फिर आपके विश्वामित्र ने। तो आप आंसर देखिए आपको यहाँ पे याद करना है लक्ष्मण ने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए तीसरा, रमणी अर्थ प्रतिपादक शब्दाह काव्यम परिभाषा, यानी रमणी अर्थ का प्रतिपादक है, ये किसने आपका ये उदाहरण आपका दिया था? ठीक है, आपका ये परिभाषा विश्वनाथ आचार्य ने, पंडित जगन्नाथ ने, भरत मुनि ने, या फिर आपका मम्मट ने। तो आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको भरत मुनि करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। देखिए न्यूटन क्या आपके वैज्ञानिक हैं, दिशा दिखाने वाले, संस्कृत मानव, या फिर आप आदि मानव। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे आपका जो एक पाठ है ना संस्कृति, उसमें आपको क्या है आपको ये बताना है, तो उन्हें कहा गया है आपका संस्कृत मानव। ठीक है, इसके बाद पांचवा देखिए, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है क्रिया की, सर्वनाम की, काल की, या फिर आपका संज्ञा की। तो आप जानते हैं देखिए क्रिया विशेषण हो रहा है ना, तो मतलब इसमें क्रिया की विशेषता बतलाई जाएगी। तो आपको आंसर जो है आपको देखिए क्रिया की कर देना है। इसके बाद देखिए आपको जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 6ठा नंबर, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो आपको देखिए 6ठे का आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है पेड़ के पत्तों से, लकड़ी से, कागज से, या फिर दिया सलाई पेटियों से। तो आपको उत्तर जो है दिया सलाई पेटियाँ करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो आपको पहला क्या दिया गया है यहाँ पे, कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। ठीक है, तो आप देखिए 3 ऑप्शन दिए गए थे और यही आपको आंसर भरना था, 8 नहीं रही थी। तो आपको ये आंसर इसमें आपको कर देना था। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें फागुन की आपकी जो मादकता है ये प्रकट कर रही है। कौन सी कविता थी आपके? देखिए यहाँ पे 8 नहीं रही थी। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग हो, वहाँ पे क्या हो? जैसे देखिए पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है, जैसे आपको जैसे मैं अगर मैं शब्द में बोल दूं धीरे धीरे, तो अगर किसी कविता में आपका धीरे धीरे, पुनी पुनी, सनई सनई है ना,
ऐसे शब्द आते हैं तो उन्हें कहते हैं पुनरुक्ति, यानी आपका पुनः आपका उक्ति हो रहा है, यानी आपका बार बार हो रहा है तो उससे कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। इसके बाद देखिए तीसरा आपका पॉइंट जो दिया है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है, तो जानते हैं आप देखिए जिनकी आपका मात्राओं की गणना के आधार पर की जाएगी उन्हें वर्णिक सवैया फिर वर्णिक आपका मात्रिक कहेंगे। तो आप जानते हैं आपका मात्रिक कहेंगे। अगर वहाँ पे देखिए आपका वर्णों की यहाँ पे आवृत्ति होती है या फिर वर्णों की गणना होती है, वहाँ पे आपका वर्णिक छंद होगा। इसके बाद देखिए आपका चौथा आता है, शहनाई बजाने के लिए रेड का प्रयोग होता है, लकड़ी का, रेड का या फिर आपका बांस का। तो देखिए शहनाई का आपको बजाने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका रेड है। पांचवा देखिए यशोगान संधि का उदाहरण है, स्वर व्यंजन विसर्ग। तो देखिए यश धन आपका, ठीक है, यशः धन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गान हो जाएगा। तो यशः धन गान आपको जो बनेगा इसमें आपको जो विसर्ग आएगा तो उसी के आधार पर आपका आंसर यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा। छठा देखिए कभी लोग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, ठीक है। तो आपको बता देखिए आपको सिर्फ 3 ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे, उपकार, गाइड या फिर बॉर्डर। तो आपको देखिए कभी लोग स्टॉक में आपका यहाँ पे गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, आपको ये आंसर करना था। निम्नलिखित कथनों के आपको सत्य और असत्य बताने हैं। तो देखिए 6 नंबर के दिए गए हैं, बसल और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि क्या आपको सूरदास को माना जाता है। तो बिल्कुल देखिए आपका पे सही आंसर होगा, सत्य हो जाएगा। और इसके बाद देखिए जहाँ किसी वस्तु या फिर विषय को वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए क्या आपका वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। तो देखिए जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जैसे हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गए और गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे देखिए आपका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। और आपने वो वाला पढ़ा होगा राणा वाला, है ना, चेतक वाला। तो आपका चेतक वाला भी आपके पे क्या है, अतिशयोक्ति में आता है। तो आपको इसमें असत्य करना था। इसके बाद देखिए मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, क्या आपका ये सत्य है। तो बिल्कुल देखिए आपका पे सत्य हो जाएगा। रेखा चित्र को क्या आपका शब्द चित्र भी कहते हैं। तो देखिए रेखा चित्र को शब्द चित्र नहीं कहते हैं, तो आपको इसमें असत्य करना है। राम बाजार जाता है क्या एक आज्ञावाचक शब्द है। तो देखिए आपका पे राम बाजार जाता है ना, ये तो आपका साधारण वाक्य है। आज्ञावाचक तब होता जब कोई बोलता कि राम बाजार जाओ, ठीक है। तो राम बाजार जाओ और सब्जियां लेकर आओ, ऐसा अगर कोई वाक्य होता कि हम डायरेक्ट बोलते कि राम बाजार जाओ, है ना, यहाँ पे राम दरवाज़ा खोलो। तो ऐसे सब अगर वाक्य आते तो आपका यहाँ पे क्या होते, आज्ञावाचक होते। लेकिन आपका ये साधारण वाक्य है, तो आपको आंसर जो है असत्य करना है। हिरोशिमा क्या आपका भारत में है। तो जानते हैं देखिए हिरोशिमा आपका कहाँ पे है ना, आपका जापान में है। हिरोशिमा और आपका नागासाकी दो आपके शहर हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहाँ पे क्या है, परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। तो आपको इसमें असत्य कर देना है। इसके बाद देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो दिल से लाइक कर दीजिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके अगले आपके मॉडल आंसर भी जस्ट आपके इस वीडियो के बाद आपके आने वाले हैं। तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सही तरीके से कलरफुल सॉल्यूशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सही जोड़ी आपके यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको जो आंसर आपको यहाँ पे है ना डायरेक्टली आपको दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, आधुनिक कबीर, ठीक है। तो आधुनिक कबीर आपका जो है देखिए आपका यहाँ पे नागार्जुन ही है। मैंने आपको सीधा सीधा आंसर आपको सही कर दिया है, बिल्कुल आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप देखिए इसको आप यहाँ पे लाएंगे सामने। चौपाई क्या है, देखिए आपका एक सम्मात्रिक छंद है। बालम खीरा क्या है, देखिए आपका यहाँ पे लखनऊ कर देना है। और समास के प्रकार कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। देखिए तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है, अव्ययी होता है, साथ में आपका कर्मधारय भी होता है और बहुव्रीहि होता है, ठीक है। और आपका द्विगु होता है, आपके 6 होते हैं। सबसे आगे रहने वाला क्या होता है, देखिए आपका अग्रणी और ऊंच नीच में बई कियारी। आपको यहाँ पे करना है, जो उपजी तो भाई हमारी, आपको ये देखिए आपको पूरा करना था इसको। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे आता है आपके प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर देना। तो 6 अंकों के आपके यहाँ पे प्रश्न आते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कवि निराला का उत्साह गीत किससे आपके संबोधित है, ठीक है। तो किसे संबोधित है भाई साहब, आपको आंसर कर देना है आपका बादलों को। इसके बाद देखिए दूसरा, रस किसे कहते हैं, आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आप उत्तर कर लीजिएगा, काव्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, किसी काव्य को पढ़ते समय देखिए पढ़ेगा कौन, तो आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे क्या कौन पढ़ेगा, देखिए आपका पाठक पढ़ेगा। तो किसी का आपको पढ़ते समय पाठक और सुनते समय देखिए श्रोता और देखते समय दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उन्हें हम रस कहते हैं। तो आप इस प्रकार भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी काव्य को पढ़ते देखते सुनते समय क्रमशः पाठक श्रोता और दर्शक को
जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो ये आपको सिंपल से बात आपको समझना है। इसके बाद देखिए संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देती है, तो आप जानते हैं देखिए आंसर आप करना है आपको लक्ष्य का। और क्वेश्चन देखिए अगला, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे ओज गुण करना है। इसके बाद देखिए रहस्यमयी तारों में रात भरी लेखा मधुकांकरिया के मन में क्या जग रही थी, आपको आंसर की अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें आपको सम्मोहन करना है। क्वेश्चन देखिए आपका छठवां, लेखक आगे ने हिरोशिमा कविता कहां बैठकर लिखी थी, आप उत्तर याद कर लीजिए आपका रेलगाड़ी पर। इसके बाद देखिए रीतिकालीन काव्य की दो भी हिस्साएं आपको पूछी गई है। तो चलिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको यहाँ पे आंसर देते हैं। देखिए आपका जो रीतिकाल है ना 1643 से लेकर आपका 1843 ईस्वी तक माना जाता है कि रीतिकाल का आपका समय था। अब इसमें देखिए क्या आपकी मुख्य विशेषता क्या क्या थी, तो पहला था आपका यहाँ पे श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता का मतलब क्या होता है, श्रृंगार से संबंधित, ठीक है। रीतिकाल कविता में संयोग देखिए क्या लिखा है आपका, इसमें लिखा है संयोग और आपका वियोग श्रृंगार, इनमें जो आपका संयोग श्रृंगार के चित्रण में इस युग के कवियों का आपका यहाँ पे उपयोग किया गया था। और दूसरा देखिए चमत्कार प्रधानता, आश्रयदाताओं को प्रभावित करने के लिए चमत्कारपूर्ण काव्य की रचना की गई थी। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि रीतिकाल के कवि कौन कौन से हैं, तो आपका देखिए मतीराम तो आपको आ ही जाएंगे, साथ में आपका केशवदास है ना, ये आपके सभी आपके जो है इन्हीं से संबंधित आपके कहलाते हैं रचनाकार। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे जो है अगला इसके अथवा क्वेश्चन दिया गया था, नई कविता के आपको दो विशेषता पूछी गई थी। तो पहला आप लिख दीजिएगा देखिए कुंठा, संत्रास और आपका मृत्युबोध, दूसरा आपका व्यंग्य प्रधान रचनाएं। तो आप देखिए आप यहाँ से कर लीजिए, आप अगर आपके पास देखिए क्या है, परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा बोध है, या फिर आपके पास यहाँ पे जो है नोट्स है, या फिर आपके पास क्या है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है, तो आप उनसे और आप अच्छे तरीके से आंसर याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका सातवां क्या आता है, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है, दो रचनाएं और आपका भाव पक्ष। तो देखिए तुलसीदास की आपकी जो रचनाएं हैं यहाँ पे आपका विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, और आपका पार्वती मंगल और आपका दोहा वाली है। इसके अलावा और भी है, कविता वाली है, रामलला नाचू है, और जानकी मंगल, ये आपके देखिए पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब इन्हीं की रचना है। तो आपको जो भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, मैटर नहीं करता है। भाव पक्ष देख लीजिए, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है कि ये क्या है, आपके राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कृष्ण भक्ति शाखा के, तो आपको सूरदास याद रखना है। और इसी के साथ आपको जो है देखिए यहाँ पे अगर प्रेम भक्ति शाखा की बात कर दे तो मलिक मोहम्मद जायसी की आपकी एक रचना पद्मावत याद करके रखना है। और अगर आपसे कोई पूछ दे ज्ञान मार्गी, तो अगर ज्ञान मार्ग की बात कर दे तो हमेशा आपको जो है कबीर और गुरु नानक, दो आपको इनके याद रखना है। साखी सबद और रमैनी कबीर की आपकी रचना है। और इसी प्रकार आपको जो है आगे देखिए क्या लिखा है, तुलसीदास का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और आपका समन्वयवादी था। कविवर तुलसीदास जी तत्कालीन समाज में भक्त के कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने जाते हैं। इनके लिए उन्होंने काव्यशास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ आपका प्रदान की। और कला पक्ष में देखिए आपकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है, भाषा में अवधी ब्रज और शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी भाषाओं को लोकोक्तियों का प्रयोग मिलता है। मुख्य रूप से अवधि का प्रयोग इनकी भाषा में आपका हुआ है, ठीक है। तो आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपका जयशंकर प्रसाद का दो रचनाएं देख लीजिए, तो प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी देखिए इनका महाकाव्य है, और आंसू आपका जो है खंड काव्य है। तो आपको इनको भी याद करके रखना है, ठीक है। चंद्रगुप्त, झरना और तितली, ठीक है, ये आपके इनके रचनाएं कहला जाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद देखिए भाव पक्ष में लिख दीजिए, प्रसाद एक दार्शनिक कवि थे जो जयशंकर प्रसाद थे आपके भारतीय अतीत के गौरवपूर्ण रूप से अपने साहित्य में उभारा है। उनका साहित्य शक्ति और ओज का साहित्य है। जयशंकर प्रसाद जी प्रेम और सौंदर्य के उपासक थे, इसलिए उनके साहित्य में प्रेम, करुणा और सौंदर्य उत्साह का उमंग का आलोक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लिखना है कि परिष्कृत एवं परिमार्जित आपकी इनकी जो भाषा है खड़ी बोली है, और उनकी भाषा में सहज प्रवाह और काव्य सौंदर्य है। जैसे इनमें आपका उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 8वां आता है, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप उत्तर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे इनका आंसर आपको जो है, यहाँ पे इसका आंसर आपको नहीं दिख रहा है क्या, तो देखिए आपका इसका आंसर अगर आपका छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर आप खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको जो छूटा हुआ है, क्वेश्चन 7 के बाद 8वां, 9, 10 दिखाते हैं। तो ये देखिए आपका आंसर जो है आपको लिखना है, ऋषि
देखिए, जमदग्नि के पास देवराज इनसे प्राप्त दिव्यों की गुण वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी और सहस्त्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की, लेकिन ऋषि ने गाय देने से इनकार कर दिया। और इसके बाद देखिए आपका जो है यहाँ पे, इसलिए आपका एक क्वेश्चन 8वीं का आंसर मिल गया। क्वेश्चन देखिए आपका अथवा का, स्मृति का पाथेय वाराणसी कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है, तो आपको उत्तर भी लिखना था। इसमें देखिए, कवि प्रेसी उससे दूर हो गई थी, कवि के मन में मस्तिष्क पर केवल उसकी स्मृति ही है और इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का संबल अर्थात सहारा बनाना चाहता है, अतः स्मृति का पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 9 नंबर आता है, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म क्यों कहा है, तो आपको उत्तर में देखिए क्या लिखना है, मिट्टी के गुण धर्म के इस उपजाऊ शक्ति है जो इसमें मिले अनेक तत्वों के कारण होते हैं, उन तत्वों की उपस्थिति के कारण ही मिट्टी भिन्न भिन्न रंगों की प्राप्त होती है और हल्की हल्की गंध प्राप्त करती है, वे तत्व ही फसल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके बाद देखिए आपका अथवा लिखा है, संगतकार किन किन मुख्य तत्व रूप में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, तो देखिए आपका देखिए, गायन के समय यदि गायक गायिका का स्वर भारी हो तो संगीतकार अपनी आवाज़ में मधुरता भर देता है, और साथ में देखिए जब गायन करते समय मुख्य गायक गायिका अंतरे की जटिलता के कारण तानों में खो जाते हैं तो उनके स्थायी स्वरूप को भी यहाँ पे संभालते हुए गायन करता रहता है। तीसरा देखिए, जब गायक करते समय मुख्य गायिका गायिका के लय को लांघकर भटक जाते हैं तो संगीतकार उस भटकाव को संभालता है। और इसके बाद देखिए महाकाव्य और आपका खंडकाव्य में आपको 2 अंतर बताना है, तो देखिए आप लिख रहे हैं, महाकाव्य का कलेवर आपका विस्तृत होता है और खंडकाव्य का कलेवर देखिए आपका यहाँ पे सीमित होता है। महाकाव्य में समस्त जीवन का आपका अंकन होता है, जबकि देखिए खंडकाव्य में क्या होता है, जीवन के किसी एक खंड का अंकन होता है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर कोई आपसे महाकाव्य पूछे ना क्या है, तो महाकाव्य में आप ये बोल दीजिए कि महाकाव्य में जो है किसी व्यक्ति के जीवन का जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक का संपूर्ण वर्णन करना यहाँ पे महाकाव्य के अंतर्गत आता है, जबकि खंडकाव्य में क्या होता है, पूरे जीवन का किसी एक घटना का वर्णन जहाँ पे हो वहाँ पे आपका खंडकाव्य आता है। वही चीज़ आपको बोल रहा है कि भाई इसमें समस्त जीवन का होता है और इसमें क्या होता है, किसी आपका एक खंड का होता है। बस आपको सिंपल सी आपको बताना है। इसमें आपका जो आपका नायक होता है धीर भीर और गंभीर होता है, और खंडकाव्य में क्या होता है देखिए शांत और आपका करुण आपका होता है। ठीक है, ये आपको सिंपल से आपको पहले ही पढ़े होंगे अपने। इसके बाद देखिए अथवा का स्थायी भाव और आपको संचारी भाव में अंतर लिखना है। अब देखिए संचारी भाव क्या होते हैं, ये सहृदय के हृदय में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं, यानी देखिए अचानक से आते हैं और अचानक से खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन स्थायी भाव क्या होते हैं, ये सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए संचारी भाव की आपकी जो संख्या है 33 मान जाती है, जबकि स्थायी भाव आपके टोटल 10 ही है। जैसे हास्य का हंसी है, श्रृंगार करती है ना, तो आपके ये टोटल आपके 10 होते हैं, तो आपको याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 11वां, दोहा छंद के लक्षण और आपका उदाहरण सहित बताना है। देखिए दोहा आपका एक मात्रिक छंद है, अर्थात यह शब्दों की मात्राओं के अनुसार निर्धारित होता है और उनमें कुल मिलाकर आपके 4 चरण होते हैं। तो देखिए बिल्कुल आपको जो है ना इस क्वेश्चन पेपर को आपको अथवा सहित एक एक क्वेश्चन याद करना है, क्योंकि आपके ये मॉडल पेपर आप ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में नहीं आएंगे भाई, आपके देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन हो सकते हैं, आ सकते हैं, या फिर आपके 30%, 50%, 70% कुछ भी हैं आपके आ सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये केवल आपका नमूने के लिए हैं, ये क्वेश्चन आप में नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये पेपर जो बनाने वाले हैं देखिए ये आपका मॉडल के रूप में बनाया गया है और क्वेश्चन तो आपका कहीं से भी उठाया जा सकता है, हो सकते हैं आपके यही क्वेश्चन उठा लें। तो आपको देखिए है तो पूरा आपके सिलेबस के, तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बता दिया कुल आपके 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक देखिए दोहे के आपके 2 पद होते हैं, उनमें से एक आपका 2 चरण के होते हैं। और देखिए सिंपल सा कुछ याद नहीं करना है आपको, यहाँ पे ये याद कर लीजिएगा दोहा आपका एक मात्रिक छंद है, इतना आप याद कर लेंगे। इसके साथ आपको याद करना है कि इनमें आपके 4 चरण होते हैं, तो आपको लिखना है देखिए विषम चरण में यानी प्रथम और तृतीय में आपके 13-13 मात्राएं, और सम चरण मतलब क्या होता है द्वितीय और चतुर्थ में आपके सम होते हैं, जैसे आपका सम संख्या होता है वैसे आपका विषम संख्या होता है 1, 3 और आपका सम 2 और 4। तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपके 11-11 मात्राएं होती हैं, बस आपको याद कर लेना है। और अगर आपसे कोई बोले कि इसका उदाहरण क्या आपका होगा, तो आप याद कर लीजिएगा रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गए न उपरे, मोती मानस शून। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार आपको इसका उदाहरण याद कर लेना। मानवीकरण अलंकार की बात कर रहा है, तो आप इसमें आंसर याद कर लीजिए। देखिए पहले तो आप लिख दीजिए काव्य में जहाँ पर जड़ में चेतन का आरोप हो वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। आंसर देखिए आपको लिख देना है दिवा देखिए दिवसावसान का समय, मेघ आसमान में उतर रही थी,
वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे, आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए आना एक उन्हीं सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाएं देखिए क्या क्या होते हैं। तो आपको देखिए निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, एकांकी, आलोचना, हिंदी के आपके प्रमुख विधाएं हैं। अथवा हम देखिए नाटक और एकांकी में अंतर पूछा गया है। तो नाटक में आपके अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है और जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या आपका देखिए कम होती है। और देखिए नाटक की अगर हम आपसे बात करें ना, तो इसमें आपके जो पात्र होते हैं, यहाँ पे जो कलाकार होते हैं, इनमें आपके अधिक होते हैं और एकांकी में आपके सीमित होते हैं। और देखिए आपका जो नाटक है ना, नाटक के बारे में आपने पढ़ाई होगा, कुछ आप इनके उदाहरण लिख सकते हैं। तो एक घूंट आप इसमें क्या है, यहाँ पे एक घूंट आपका जो है नाटक का आपका एक उदाहरण है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जयशंकर प्रसाद का है। और इसी के साथ एकांकी में अगर कोई पूछ दे तो आप यहाँ पे दीपदान, आप यहाँ पे बस एक उदाहरण कर दीजिए। तो आपको देखिए 3 आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएंगे, क्या इसमें आपके पॉइंट। और इसके बाद देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषता आपको बतानी है, 2 रचनाएं और आपका भाषा शैली। तो देखिए यहाँ पे याद कर लीजिएगा, देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी का बिल्कुल आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर ही लीजिएगा। पतितों के देश में और चिता के फूल और माटी की मूर्तें, साहित्य देखिए उनकी भाषा में साहित्यिक खड़ी बोली है, उनकी भाषा में आपका ओज है, सशक्त भाषा विचार और भावों का अव्यक्त करने का पूर्ण आपका सामर्थ्य है। तो आपको देखिए इस प्रकार आपको यहाँ पे आंसर करना है। और यतीन्द्र मिश्र का भी आपको दिया गया, देखिए गिरजा कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन। तो आपको देखिए इस प्रकार से आपको इसे भी याद कर लेना है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, आपको लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन आप आंसर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मूर्तिकार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया था, बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को बहुत आहत करती थी, इसलिए वह मूर्ति पर अपने पास से चश्मा लगा देता है। जब भी मूर्ति से चश्मा उतारा जाता था तो उस समय उस पर दूसरा चश्मा लगा देता था। इससे क्या होता था, पता चलता है कि कैप्टन में देश के नेताओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना है। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, आंसर करिए। भगत की पुत्रवधू जानती थी कि भगत संसार में अकेले हैं, उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है और वे बूढ़े और भक्त हैं, ठीक है। उन्हें हर बार देखिए आपको संसार से कोई रुचि नहीं है, घर बार से, है ना। वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती है और अपने लिए भोजन और दारू दवा का प्रबंध करना चाहती है। इसके बाद देखिए सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है, शहनाई में सुशील वाद्यों का आपको उपाधि क्यों दी गई है। तो उत्तर देखिए सुशील वाद्यों में अभिप्राय उन वाद्यों से है जिनमें सुराख होते हैं, जिनमें फेंक मारकर बजाया जाता है। शहनाई, बांसुरी और सरंगी आदि सुशील वाद्य के अंतर्गत आते हैं। सुशील वाद्यों में शहनाई सबसे सुरीली कर्णप्रिय आवाज़ वाली होती है, इसलिए उन्हें सुशील वाद्यों का साय की उपाधि दी गई है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। तो देखिए सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने, सर्दियों में ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ था और कपड़ों के 2 टुकड़ों को एक एक करके जोड़ने पर यहाँ पे सुई धागों का आविष्कार हुआ होगा। इसके बाद देखिए आपका पे आता है 16वां निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है। पूरब की ओर आपका बहने वाला हवा और आपका जिन्हें ना बांटा जा सके। देखिए तो पूरब के आपको बहने वाला हवा पूर्वाई और जिसे ना बांटा सके अविभाज्य, आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। एक और एक गहरा होना और इतिश्री होना। तो देखिए इसका मतलब होता है आपका एक और गहरा होना, आपका देखिए यहाँ पे एकता में शक्ति होता है। इसका आपको अर्थ और वाक्य में प्रयोग करें। देखिए तुम दोनों भाई मिलकर फैक्ट्री चलाओ फिर देखो कितना आपका लाभ होता है। दूसरा देखिए इतिश्री मतलब होता है आपका देखिए समाप्त होना, ठीक है। और यहाँ पे हो गया देखिए इतिश्री आपका हो गया मतलब समाप्त होना। महात्मा गांधी की मृत्यु के साथ ही एक युग का इतिश्री हो गया, ठीक है। तो आपको देखिए इतिश्री का आपको मतलब याद करके रखना है। और एक होता है श्री गणेश यानी प्रारंभ करना, तो आप उसे भी याद करिएगा। और 7वां देखिए भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो देखिए बाल सुलभ प्रकृति के होते हैं, बाल यानी आपके बच्चे, वे अपनी पसंदीदा वस्तुओं और रुचिगत क्रियाकलापों की ओर शीघ्र आकर्षित होते हैं। यही वजह है कि आम व्यक्ति रोते बिलखते सुबकते उन्हें नन्हे बालकों को चुप कराने के लिए उनकी पसंद की वस्तुएं खेल दिखाते हैं। इसी प्रकार भोलानाथ ने अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। गंतोक को मेहनत कश बादलों का शहर क्यों कहा जाता है। चलिए आंसर दिखा देते हैं। गंतोक के लोगों की मेहनत गंतोक के आज भी पुराने स्वरूप का कायम करते हैं। उनका अथक प्रयास ही उनकी प्रकृति की धरोहर को सजोए हुए हैं। यहाँ उनके जीवन बेहद कठिन है। यहाँ के लोग इन कठिनाइयों को बावजूद शहर के हल पल को खूबसूरत बना दिया है और इसलिए लेखक ने इन्हें मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 18वां दिया गया है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग आपको सहित भावार्थ सहित व्याख्या करना है। देखिए उद्धव तुम
हो अति वड़भागी, अपरस सहर स्नेह तंगा नाहिन मन अनुरागी। अब देखिए आपको ये जो दिया गया है इसका आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। कैसे करना है, देखिए संदर्भ में आपको लिखना है हमारी पाठ्य पुस्तक के पद, देखिए पाठ क्या है आपका पद से लिया गया है, इसके कवि सूरदास हैं। तो हमेशा आपको जब भी संदर्भ लिखें तो आप टारगेट करिए कि यहाँ पे कौन से आपके पाठ से लिया गया है, ठीक है। प्रसंग में लिखना है आपको, देखिए कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यवान हो जो कृष्ण के रहकर भी उनके प्रेम में बंध नहीं पाए हो। और देखिए भावार्थ लिखना है, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। तुम उनके प्रेम में इस प्रकार अछूते रह गए हो जिस प्रकार कमल के पत्ते से पानी अछूते रहते हैं और उन पर पानी का दाग भी नहीं लग पाता है। तुम तो कृष्ण के प्रेम बंधन से उसी प्रकार मुक्त हो जिस प्रकार तेल को मटका पानी में डूबने पर भी पानी से दूर रखता है, और तुम तो प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबोया, तुम्हारी दृष्टि प्रेम के आनंद में पगी ही नहीं है। गोपियाँ कहती है कि हम तो भोली भाली अबला नारी, इसलिए गुड़ के चिपक जाने के बाद भी चींटियों की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई हैं। और देखिए काव्य सौंदर्य, देखिए पहला आपको प्रेम से अछूते उद्धव पर गोपियाँ व्यंग्यात्मक प्रहार कर रही हैं, दूसरा अनुप्रास रूपक और आपका अलंकार, और देखिए आपका पे ये दिया गया है। इसके बाद देखिए आपका अथवा में यहाँ पे धूलि धूसर तुम्हारे ये गात आपका ये दिया है, इसका भी आपको देखिए संदर्भ, और इसी के साथ देखिए आपका प्रसंग संदर्भ क्या है, देखिए पाठ्यपुस्तक है यह दंतुलित मुस्कान कविता नामक कविता से लिया गया है और इसके कवि जो है नागार्जुन है। और इसके बाद देखिए प्रसंग में यहाँ पर दांत निकलने वाले बच्चे की मुस्कान के मनोहर प्रभाव का चित्रण किया गया है, ठीक है। तो आप इसे पूरा लिख दीजिएगा कि देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, दांत निकलने वाले बच्चे की मुस्कुराहट के अनोखे प्रभाव के बारे में कवि बता रहे हैं कि मुस्कान मुर्दे की भी प्राण डाल देते हैं, अर्थात बच्चे की मुस्कान देखकर व्यक्ति उदास मृतप्राय और आपका जीवन तोड़ते हैं। और इन बच्चों से धूलि से लिपटा शरीर ऐसे लगता है कि तालाब को छोड़कर आपड़ी में कमल खिल गए हों, और आशा है कि आंगन में धूलि से खिलता यह बच्चा कमल के फूल जैसा सुंदर लगता है। और दंतुलित मुस्कान वाले बच्चे के माथे से कठोर पत्थर जैसी बर्फ पिघलकर पानी बन गई होगी, अर्थात बच्चे की मुस्कान कठोर से कठोर व्यक्ति को पिघला देती है और इस मुस्कुराहट कठोर व्यक्ति के कोमल भाव को जाग उठते हैं। देखिए काव्य सौंदर्य देखिए क्या क्या प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और आपका उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें गया है, और भाषा कैसी है आपका सरल है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो बिल्कुल आपके पूरे 75 में से 75 नंबर आएंगे और आप यहाँ पे टॉपर्स बन पाएंगे। देखिए 19वां दिया है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करना है। पहले आपका पद्यांश आया, अब आपका यहाँ पे गद्यांश आता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो गद्यांश दिया गया है इसमें आपको किसके बारे में दिया गया है, तो देखिए आपको उत्तर लिखना है। गद्यांश सशक्त और स्वतंत्रता प्राप्ति नारी की कहानी को व्यक्त करता है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। इस गद्यांश में लड़की अपने लिए स्वतंत्रता और समानता की मांग करने की साहस कर रही है। तो आपको देखिए आपको ये पूरा आंसर करना है, आप इसे देख लीजिए। इसके बाद देखिए आपका पे चौथा पंक्ति और आपका सभी दी है। इसके बाद देखिए संस्कृति के नाम पर आपका जो है यहाँ पे ये बताया गया कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह ना कि संस्कृति है और ना ही रक्षणीय वस्तु। तो आपको इसका भी देखिए संदर्भ प्रसंग और आपका व्याख्या करना है, आप इन्हें कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए आपका आता है हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करिए। तो देखिए आपको यहाँ पे आकर्षक, यहाँ पे हाथ घड़ी का आपको इस पर लिखना है कि विज्ञापन लिख देखिए अजंता घड़ियाँ स्मार्ट बनो टाइम पर चलो, और आपको विशेषता लिख देनी है और आपको इस प्रकार से पूरा आंसर करना है। इसके बाद देखिए वार्षिक परीक्षा को तैयारी करने के संबंध में दो मित्रों के मध्य आपको संवाद लिखना है। तो देखिए अभिषेक और आपका रितेश के बारे में आपको यहाँ पे संवाद दिए गए हैं, आप इनके आंसर अच्छे से कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको जो दिखाते हैं यहाँ पे आपका आता है 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित काव्यांश और गद्यांश को यहाँ पे आपको उत्तर देना है। तो देखिए पूर्व के चलने पर बटोही बाट की पहचान कर ले, तो आपको ये दिया गया है। इनके आपको गद्य पद्यांश का उपयोग शीर्षक और चलने पर बटोही पर क्या करना चाहिए, उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ। देखिए तो आपको देखिए शीर्षक की बात करें तो आपको राहगीर करना है और अपने मार्ग की पहचान करना चाहिए, ठीक है, बटोही को, और आपका व्याख्या आपको यहाँ पे ये लिखना है। इसके बाद देखिए आपका एक और गद्यांश दिया है, इसे पढ़कर आपको उत्तर देना है। गद्यांश का शीर्षक, तो देखिए शीर्षक आपका मनुष्य और कर्म हो जाएगा। मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है, तो देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना मनुष्य को जो है देखिए संघर्षमयी आपको देखिए मनुष्य को कर्म किए हैं और धरती पर आपका रूप बदल गया है। ईश्वर के द्वारा वरदान स्वरूप बनाए गए इस कर्मठ लोगों के आधार पर ही संसार टिका हुआ है और कर्मठ जीवन का आपका धन्यवाद के प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए 22 बात है क्वेश्चन, अपने जिले के जिलाधीश के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, 4 अंकों का आपको लिखना है। श्रीमान
जिलाध्यक्ष महोदय, जबलपुर, मध्य प्रदेश। विषय परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु संबंध में प्रार्थना पत्र। अब देखिए जगह यहाँ पे जो है, जो क्वेश्चन में आपको रहेगा वो आपको लिखना है, और अगर आपका क्वेश्चन में जगह आपका नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आप जहाँ के भी हों आप वहाँ से लिख सकते हैं, उस जिले का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद मान्यवर सविनय निवेदन है कि आगामी मार्च महीने से हमारी वार्षिक परीक्षाएं आपका शुरू हो रही हैं। इसके लिए हमें अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर तैयारी में जुट जाना होगा, परंतु इन दिनों विवाह समारोह और धार्मिक आयोजनों की अधिकता, बाजारों में चहल पहल और इनमें प्रयोग होने वाले ध्वनि विस्तारित यंत्रों का अनियंत्रित प्रयोग हमारे अध्ययन में एक बड़ी बाधा बनकर यहाँ पे क्या हो रहा है, समुपस्थित हो रहा है। तो आपको देखिए, आपको इस प्रकार से पूरा आंसर प्रार्थी आपको देखिए पूरा आपको लिख देना है, दिनांक भी आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन, हाई स्कूल परीक्षा में प्रवेश सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो देखिए आप, अगर आपको जगह का नाम दिया है आपका इस पत्र में, क्वेश्चन में, तो आपको जगह भी लिख देना है, और अगर नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से ऐसा ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार देखिए आप आंसर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको लिखना क्या है, सर स्नेह नमस्ते, आशा है कि तुम वहाँ कुशल होंगे। मैं तुम्हें परीक्षा में प्रथम आने की बधाई देना चाहता हूँ, और यह सुनकर हम सबको बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक मिले और पुरस्कार भी मिला। और इसके बाद देखिए हमें इस बात की खुशी है कि तुम्हारी मेहनत सफल हुई, तुमने मन लगाकर साल भर पढ़ाई करी और इसलिए तुम्हें यह इनाम मिला। आशा है कि आगे भी तुम इस प्रकार सफलता प्राप्त करो और अपने जीवन को उज्जवल बनाओ, ठीक है। इसके बाद देखिए तुम्हारे माता पिता को इस बात से खुशी मिली होगी और उनका मेरा प्रणाम कहना, प्यार सहित तुम्हारा मित्र मनीष। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या है, एक आपको सारगर्भित आपको निबंध लिखना है। देखिए विद्यार्थी जीवन पर अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, और इसी के साथ देखिए जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा, और आपका मेरी दिनचर्या। तो देखिए आपको यहाँ पे जो है आपको दे रहे हैं विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व का। तो आप देखिए सबसे पहले आप इसमें प्रस्तावना लिखेंगे, इसके बाद विद्यार्थी और अनुशासन का आपको अर्थ लिखना है, और इसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट अनुशासन के आप प्रकार लिख दीजिए, साथ में अनुशासन के आपको महत्व लिख देना है। और इसी के साथ देखिए आपका आप यहाँ पे आपको जो है 5वां पॉइंट, अनुशासनहीनता के प्रमुख कारणों का आजकल छात्रों के अनुशासनहीन, देखिए आपको ये पॉइंट लिख देना है। और साथ में आपको देखिए इस पर आपको जो है पूरा आपको देखिए आपको 6ठा पॉइंट आपको मिल जाएगा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा का अभाव। और 7वां राजनीतिक वातावरण, शिक्षा मंदिरों में राजनीतिक आपका ये देखिए आपका प्रभाव हो गया। और इस प्रकार आपको जो है सभी पॉइंट आपको लिख देने हैं। बिल्कुल आप अगर इस प्रकार लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको देखिए इस प्रकार आपको जो है पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ख़त्म होता है। आप अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। तो आई होप देखिए आपको पूरा मॉडल आंसर का यहाँ पे सैल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मिल गया है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इन्हें पढ़िए और देखिए कि आपके जो क्वेश्चन हैं किस लेवल के आपके आ रहे हैं और किस लेवल में आपको यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमने आपको देखिए पूरे के पूरे आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आपका ये रहा। तो आई होप आपने सभी के बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। आप जो है अगले वीडियो को आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए वीडियो को दिल से लाइक करिएगा, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब पर यहाँ पे बटन आपको प्रेस करके यहाँ पे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।